तो क्या उम्र के साथ हमारे सीखने का तरीका वाकई बदल जाता है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी एक सवाल की तह तक जाएंगे। क्या किशोरावस्था और वयस्कता में सीखने के बीच कोई बुनियादी फर्क है, या फिर ये एक ही सफर के दो पड़ाव हैं? चलिए इस पूरी बहस को एक बड़े ही आम लेकिन दिलचस्प विरोधाभास से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, एक ऐसे टीनेजर के बारे में जो मुश्किल से मुश्किल कंप्यूटर नेटवर्क को समझ सकता है, गेमिंग की स्पीड बढ़ाने के लिए घर का वाईफाई राउटर हैक कर लेता है, लेकिन स्कूल में मिले एक सीधे साधे मैथ असाइनमेंट में फेल हो जाता है। तो सवाल यह उठता है कि क्या वो एक कमजोर स्टूडेंट है, या फिर सीखने को लेकर हमारी समझ ही कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं और सबसे पहले दृष्टिकोण को समझते हैं। इस नज़रिए के मुताबिक जब कोई इंसान बड़ा होता है, वयस्क बनता है, तो उसके सीखने के तरीके में एक बहुत ही साफ और बड़ा बदलाव आता है। ये कोई धीरे धीरे होने वाला विकास नहीं है, बल्कि ये एक बिल्कुल नया ढांचा है। इस दृष्टिकोण की नींव रखी है मैल्कम नोल्स के एंड्रोगॉजी के सिद्धांत ने। यह सिद्धांत खास तौर पर वयस्क शिक्षार्थियों पर ही फोकस करता है, और इसका तर्क यह है कि वयस्कों के सीखने का जो तरीका है वो बच्चों या किशोरों से बुनियादी तौर पर एकदम अलग होता है। अब नोल्स का ये जो सिद्धांत है वो इस तुलना में एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ हैं किशोर, जो ज़्यादातर अपने टीचर पर निर्भर रहते हैं, उनकी प्रेरणा बाहरी होती है, अच्छे ग्रेड्स चाहिए, माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरना है। वहीं दूसरी तरफ हैं वयस्क, जो सेल्फ डायरेक्टेड हैं, मतलब वो अपने सीखने की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं और उनकी प्रेरणा अंदर से आती है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेरणा का जो सोर्स है वो बदल जाता है। एक वयस्क इसलिए नहीं सीखता कि उसे कोई ग्रेड चाहिए, बल्कि वो इसलिए सीखता है ताकि वो अपनी असल जिंदगी की मुश्किलों को हल कर सके, जैसे अपनी नौकरी बचाना हो या फिर अपने डूबते हुए बिजनेस को संभालना हो। उसका सीखना कल के लिए नहीं, बल्कि आज के लिए होता है। और ये जो बात है, ये इस पूरे दृष्टिकोण को आप कह सकते हैं बड़े ही शानदार ढंग से समेट देती है। वयस्कता में कदम रखना सीखने के मामले में कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक विकासात्मक छलांग है जहां सीखने के मकसद, तरीके और प्रेरणा सब कुछ पूरी तरह से बदल जाते हैं। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और दूसरे दृष्टिकोण की तरफ बढ़ते हैं। ये तर्क कहता है कि सीखने की प्रक्रिया को इस तरह उम्र के सख्त खानों में बांटना ही गलत है। ये कोई स्विच नहीं है जिसे एक रात में ऑन या ऑफ कर दिया जाए। ये सवाल पिछले नजरिए को सीधे सीधे चुनौती देता है। क्या उम्र के आधार पर हम जो लकीरें खींचते हैं वे सच में मौजूद हैं, या हमने उन्हें बस अपने एजुकेशन सिस्टम के जरिए बना दिया है? ये दृष्टिकोण मानता है कि सीखना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इस तर्क को समझने के लिए एरिक एरिक्सन के साइको सोशल डेवलपमेंट के मॉडल को देखना बहुत जरूरी है। उन्होंने किशोरावस्था को पहचान बनाम भूमिका भ्रम का दौर बताया है। ये वो वक्त है जब एक किशोर सिर्फ जानकारी नहीं रट रहा होता, बल्कि वो अपने होने का मतलब, समाज में अपनी जगह और अपनी पहचान को खोज रहा होता है। तो जिसे हम अक्सर किशोरों का विद्रोह मान लेते हैं, वो असल में सिर्फ अनुशासनहीनता नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता की चाहत उनमें पहले से ही मौजूद है। ये आज़ादी के लिए एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक खोज है। और ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक तौर पर ही नहीं, बल्कि संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव लेवल पर भी किशोर पूरी तरह से तैयार होते हैं। जीन प्याजे के मुताबिक 11 साल की उम्र से ही किशोर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ जाते हैं, मतलब वे अमूर्त तरीके से सोचने और लॉजिकल एनालिसिस करने में काबिल हो जाते हैं। बिल्कुल वैसी ही क्षमताएं जो हम वयस्कों के साथ जोड़ते हैं। तो अब हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। अब देखते हैं कि स्वायत्ता और अनुभव जैसे जो बड़े आइडियाज हैं, उन पर ये दोनों दृष्टिकोण आपस में कैसे टकराते हैं, क्योंकि असली बहस तो यहीं छुपी है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी फर्क है समझने वाला। पहले दृष्टिकोण के हिसाब से एक किशोर की स्वायत्तता की चाहत ज्यादातर सामाजिक आज़ादी तक ही सीमित है, जैसे दोस्तों के साथ बाहर जाना। लेकिन एक वयस्क की स्वायत्तता बौद्धिक होती है। ये जानना कि मुझे क्या नहीं आता, उसे कैसे सीखना है और अपने सीखने का मूल्यांकन खुद कैसे करना है। सिस्टम का विरोध करना कॉग्निटिव ऑटोनॉमी का सबूत नहीं है। और अनुभव के मामले में भी हमें यही बंटवारा देखने को मिलता है। देखिए, ये कहना कि किशोरों के पास अनुभव नहीं होता शायद थोड़ा संकीर्ण नजरिया हो सकता है। उनके पास जटिल सामाजिक और गेमिंग रणनीतियों का अनुभव होता है, लेकिन वयस्क अपने साथ जिंदगी के तजुर्बों का एक बहुत बड़ा खजाना लेकर आते हैं। करियर, परिवार, फाइनेंस, और यही उनकी सेल्फ आइडेंटिटी का आधार बनता है। लेकिन दूसरा दृष्टिकोण यहाँ पर जिमरमैन के सेल्फ रेगुलेशन मॉडल का इस्तेमाल करके एक बड़ा मजबूत तर्क देता है। सोचिए, जब कोई टीनेजर किसी ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम में अपनी टीम को लीड कर रहा होता है, वो लक्ष्य तय करता है यानी पूर्वानुमान, फिर रणनीतियों को लागू करता है
यानी प्रदर्शन, और हारने के बाद विश्लेषण करता है यानी आत्मचिंतन। सीखने का ये जो पूरा मैकेनिज्म है वो किशोरावस्था में पूरी तरह से एक्टिव होता है। ये पूरी बहस हमें एक और बहुत ही अहम सवाल पर ले आती है। क्या सीखने वाले का व्यवहार स्वाभाविक है या फिर यह उस माहौल से बनता है जिसमें वो सीख रहा है? चलिए जरा सीखने के माहौल की भूमिका पर एक नजर डालते हैं। यहाँ का जो फर्क है वो जमीन आसमान का है। किशोरों के लिए सीखने का माहौल अक्सर तनाव भरा और बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता है, जहां उनका मूल्यांकन हमेशा दूसरों से तुलना करके किया जाता है। इसके ठीक उलट वयस्कों के लिए माहौल रिलैक्स्ड, सम्मानजनक और सहयोगात्मक होता है, जहां फोकस खुद के मूल्यांकन पर होता है, ना कि दूसरों से मुकाबले पर। तो सवाल ये उठता है कि ये जो प्रतिस्पर्धी माहौल है, क्या ये किशोरों का कोई नेचुरल गुण है या फिर ये हमारी शिक्षा प्रणाली की ही कोई कमी है? दूसरा दृष्टिकोण ये तर्क देता है कि हमने अपने स्कूलों का ढांचा ही ऐसा बना दिया है जो उन्हें एक दूसरे से मुकाबला करने पर मजबूर करता है, जबकि वे स्वाभाविक रूप से सहयोगी भी हो सकते हैं। तो ये पूरी चर्चा हमें कहाँ लेकर जाती है? ये हमें एक ऐसे निष्कर्ष पर लाती है जहां हमें किसी एक को विजेता चुनने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि हम एक ही सीखने वाले को दो अलग-अलग लेकिन दोनों ही कीमती नजरों से देख सकते हैं। देखिए, इस स्लाइड में पूरी बहस का सार छिपा है। पहला दृष्टिकोण व्यवहारिक है। वो बदलती सामाजिक भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर फोकस करता है। उनका तर्क है कि जब जिंदगी दांव पर लगी हो तो सीखने का ढांचा तो बदलेगा ही। दूसरा दृष्टिकोण संज्ञानात्मक निरंतरता पर ध्यान देता है, ये तर्क देते हुए कि इंसान के दिमाग को उम्र की सख्त लकीरों से नहीं बांटा जा सकता। और शायद यही सबसे अहम बात है जो हमें यहाँ से समझनी है। मकसद ये साबित करना नहीं है कि एक नज़रिया सही है और दूसरा गलत। मकसद ये समझना है कि इंसान का सीखना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और इन दोनों ही दृष्टिकोणों के पास हमें सिखाने के लिए कुछ न कुछ ज़रूर है। और इस विश्लेषण को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं जिस पर अब विचार करना है। क्या किसी व्यक्ति के भीतर सीखने की वो आग आज भी ठीक उसी तरह काम करती है जैसे बचपन में करती थी, या फिर जीवन की जिम्मेदारियों के भारी बोझ के साथ सीखने का पूरा ढांचा ही बदल जाता है? इस पर विचार करते रहिए।